हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज सी एस आई आर के एस ओ और एस ओ जो 24 में एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ कि री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं कि लोग कह रहे हैं कि कैट में केस फाइल है और क्या री एग्ज़ाम पॉसिबल है। और अगर आप अभी रिसेंट की न्यूज़ देखें तो फिर जो एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज़ हो चुकी है, मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि एग्ज़ाम डेट तो पहले ही रिलीज़ हो गई थी, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि एग्ज़ाम डेट अब 7 जुलाई को है। तो अगर ये केस अभी देखिए पेंडिंग है, ठीक है, लेकिन पेंडिंग होने के बाद भी स्टे नहीं लगा है तो वो केस चल रहा है। और अगर केस चलते चलते देखिए कैट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 6 महीने का होता है, और जो केस फाइल हुआ होगा वो यकीनन जो हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था जो पहली स्टेज था उसके बाद में ही केस फाइल हुआ होगा, तो 6 महीने का ड्यूरेशन है। तो सी एस आई आर के पास काफ़ी टाइम है इस पूरे प्रोसेस को फिनिश करने को, और यकीन मानिए सी एस आई आर यहाँ पे पूरी तरीके से गलत है। और इसके चांसेस हैं कि वो 6 महीने ख़त्म होने से पहले ही एग्ज़ाम प्रोसेस को ख़त्म कर देगा, यूँ कहें हम लोग कि जितनी जल्दी पॉसिबल है वो एग्ज़ाम प्रोसेस को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ना, मतलब एक बार प्रोसेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म हो गया, पोस्टिंग हो गई, तो फिर चीज़ें बहुत कठिन हो जाती हैं उनको पोस्टिंग से हटाना, किसी को नौकरी मिल गई उसको बाहर करना, इवन दे आर इन प्रोबेशन पीरियड, ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या किया जा सकता है, देखिए कुछ केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट में, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन उनका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। क्या आपको दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर इतना ही ज़्यादा होता तो कैट में पहले तो स्टे लग जाता, ठीक है। द प्रॉब्लम ये नहीं कि केस कौन कर रहा है और केस क्या चल रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि जिसने भी केस फाइल किया है उसने एविडेंस इकट्ठा ही नहीं करे, उसने उन एविडेंस के बिहाफ पर केस फाइल किया है जो एविडेंस हम लोग को देखने के मिले थे एग्ज़ाम चीटिंग में, और वो प्रूफ नहीं किए जा सकते। जब उनका कोई प्रूफ नहीं होगा तो फिर मतलब आप सोचिए, आप उन रूमर्स पर केस फाइल कर दिया जो अखबार में अगर कटिंग निकली है, और अगर सी एस आई आर लगातार उसको डिनाई कर रहा है, सपोज दैट कि आपने कुछ आप किसी चीज़ के बारे में सही बोल रहे हो, लेकिन अगर जो आपकी जो अदर पार्टी है वो डिनाई कर रही है, तो वो केस फिर मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप सही हो, करेक्ट। देखिए जो भी डिसीजन आएगा, इवन कैट को अगर ये दिख भी रहा है ना कि जो हो रहा है वो गलत है, तब भी कैट अपना डिसीजन नहीं देगा, क्योंकि कोर्ट हमें हमेशा नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती है, अगर आपको पता हो। समझ में आ रहा है? नेचुरल जस्टिस क्या कहता है, दोनों साइड को सुनो और फिर उस बिहाफ पे आप डिसीज़न दो। तो जो सी एस आई आर है वही जब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि नकल हुई है कि नहीं हुई है, तो फिर मतलब यहाँ पे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए अभी सेकंड जो आपकी स्टेज है उसके लिए भी अभी काफ़ी टाइम है, मतलब है 10-15 दिन का जो भी टाइम है। उसके बाद सेकंड स्टेज का रिज़ल्ट आएगा, फिर थर्ड स्टेज जाएगी, उसके बाद फिर रिज़ल्ट आएगा। तो आपके पास इनफ टाइम है, अगर आप चाहो तो इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म होने से पहले इस जो रिक्रूटमेंट है उस पर आप स्टे लगवा सकते हो। और देखिए द प्रॉब्लम इज़ सी एस आई आर क्यों नहीं रुक रहा है जबकि सी एस आई आर गलत है। देखिए नीट का केस में क्या हुआ, नीट का केस इतना हाईलाइट हो गया कि एन टी ओ को जवाब देना पड़ा। अब कुछ भी हो, लेकिन जो वो लगभग 1500 जो स्टूडेंट हैं उन कैंडिडेट हैं उनका फिर से एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और फिर उसके अभी भी ये केस इतना बंद नहीं हुआ है, ये बहुत हाईलाइटेड है, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री तक को आकर भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। तो उस तरीके से जो सी एस आई आर वाला केस था वो हाईलाइट नहीं हुआ। हालांकि अगर उनकी पोस्ट देखें वो बहुत ऊंचे लेवल की हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि यूनिटी नहीं थी, जो कैंडिडेट थे वो कैंडिडेट पहली चीज़ कम थे, मतलब उस लेवल पे नहीं थे जितने अलग लेवल पे होते हैं। जैसे नीट में अगर देखें तो जो कैंडिडेट हैं उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है या एंट्रेंस एग्ज़ाम लोग कह सकते हैं। लेकिन सी एस आई आर में ऐसा नहीं था, कैंडिडेट बहुत कम है, और जो कैंडिडेट हैं भी मतलब कि अब मान लेते हैं 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा फॉर एग्जांपल, उसमें से 5 लाख तो ऐसे होंगे कि चलो फॉर्म आया, मैं एलिजिबल हूँ, चलो भर देता हूँ। उनको पता है कि शायद वो सेलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन वो फिर भी भर देते हैं। तो उन लोग से तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए फाइट किन के बीच में है, जो
खुद को सोचते हैं कि हाँ मैं जेन्युइन कैंडिडेट हूँ, मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ, वो लड़ना चाहेंगे, ठीक। जिनको पहले से पता है उनका कोई लेना देना नहीं है, अगर वो केस जीत भी जाते हैं, अगर रिक्रूटमेंट रुक भी जाता है, री एग्ज़ाम होगा भी, तब भी उनको पता है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो क्यों लड़ने जाएंगे, ठीक है। तो उनका भी तर्क बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कुछ ही कैंडिडेट्स हैं जो सच में फ़ाइट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो, और हम भी चाहते हैं री एग्ज़ाम हो, क्योंकि गलत हुआ था। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ उसको कैसे रोका जा सकता है, मतलब चांसेस क्या है रुकने के। मैं आपको एक पूरा बताऊंगा प्लान जो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके से शायद रोका जा सकता है। पहले तो ये कि आप लोग जितने भी लोग हैं ना, आपको यूनाइट होना पड़ेगा, ठीक है। और यूनाइट करने में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मैं बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। मतलब मैं सिर्फ चीज़ें, मैं आपको प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता हूँ, बाकी लड़ना आपको ही है। मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा अलग से, ठीक है, जिसमें सिर्फ आप ही लोग होंगे, और आप लोग परेशान नहीं होना है। उस ग्रुप को जो ज्वाइन करेगा, उसको ज्वाइन करने से पहले मैं अप्रूव करूँगा कि वो जेन्युइन कैंडिडेट है या फिर नहीं है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिसे भी ज्वाइन करना है उसको पहले अपना एडमिट कार्ड सेंड करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसको अप्रूव करूँगा ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग यूनाइट इस तरीके से हो सकते हैं, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, और तो आप लोग यूनाइट हो जाएंगे। और उसमें मैं उस टेलीग्राम में आप लोग को चैट करने का पूरा मतलब खोल रखा है मैंने, तो आप उस पर आपस में चैट कर सकते हैं। फिर आप लोग में से देखिए, मान लीजिए 100 लोग उस ग्रुप में ज्वाइन करते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन हो सकता है वो 100 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो। देखिए हर कोई आके केस में नहीं कर सकता, तो उन 100 में से अगर 10 लोग भी अगर आके केस फाइल कर देते ना कैट में, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कैट के केस फाइल करने में एक्चुअली सिर्फ 50 रुपये लगता है। आप बस किसी तरह पिटिशन ड्राफ्ट करवा लो, वो आप खुद ड्राफ्ट कर सकते हो। एक फॉर्मेट होता है, मतलब फॉर्मेट का मतलब एक PDF बनानी होती है। आप लोगों में से कई लोग जो वर्ड पे काम करते होंगे ऑफिस पे, एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में PDF तैयार कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होती हैं, उसके अंदर कुछ हो या ना हो, लेकिन हेडिंग्स जरूर होनी चाहिए। तो उस फॉर्मेट में आप एक पिटिशन फाइल कर लो, और अगर आपके पास अभी प्रेजेंट में जितने भी एविडेंस हैं उनको आप लगा के पिटीशन फाइल कर दो। और जो मेन उसका जो इंटरिम रिलीफ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी स्टे, एग्ज़ाम प्रोसेस पर स्टे लगवाना, ठीक है। उसके बाद आपको एविडेंस कैसे इकट्ठा करने हैं। देखिए एविडेंस 2 तरीके से इकट्ठा किए जा सकते हैं। एक वो जो जिन बेस पे पहले केस फाइल हो चुका, तो वो तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप उसमें प्रूव नहीं कर पाओगे कि सच में नकल हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है, अंदर से वीडियो तो रिलीज़ नहीं हुआ है। और एक दूसरा तरीका ये है कि आप RTI लगाओ, एज मैनी पॉसिबल, ठीक, जितनी ज़्यादा पॉसिबल है अपनी RTI लगाओ, RTI लगाओ, अलग अलग लोग लगाओ, ठीक है। और अगर सेम RTI पे डिफरेंट आंसर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी CSIR गलत है, ठीक है। RTI लगाओ, CP ग्राम के थ्रू कंप्लेन फाइल करो। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप RTI लगाएंगे, उनके पास 1 महीने का टाइम होगा आंसर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समय चाहिए होगा, तो आप वेट नहीं कर सकते कि आप RTI लगा दें, RTI का रिप्लाई आएगा, उसके बाद आप केस फाइल करेंगे, तो आप लेट हो जाओगे। पहले आप केस फाइल कर दो, केस फाइल हो जाएगा कैट में, फिर कैट में फिर आप RTI लगाओ, CP ग्राम लगाओ, और मतलब जितने भी मीडियम हैं कंप्लेन के वो सब करो। और देखिए RTI हो गया, CP ग्राम हो गया, मैं मानता हूँ कि वो एग्जैक्ट आंसर रिप्लाई नहीं करने वाले, पर वो कुछ रिप्लाई करेंगे, वो इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, वो उनकी प्रॉब्लम है। आप अगर ऑनलाइन फाइल कर रहे हो तो उनको रिप्लाई देना ही देना है, वो क्या देते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो बिना रिप्लाई के आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, हाइड करने की कोशिश करेंगे, और जब वो ऐसा करेंगे ना, तो RTI और CP ग्राम में खुद दिखने लगता है, और वो आपका असली एविडेंस होगा कि CSIR गलत है कि नहीं गलत है। तो आपको समझ में आ गया आपको कैसे एविडेंस इकट्ठा करने। जब 100 लोग इकट्ठा हो जाएंगे ग्रुप में, ठीक है, तो 100 अलग अलग लोग अगर RTI फाइल कर रहे हैं ना, तो वो 100 लोग को डिफरेंट जवाब, मतलब कुछ लोग के तो जवाब डिफरेंट उनको मिलेंगे, और जो रिप्लाई मिलेगा वो अलग अलग जब होगा ना, तो इसमें CSIR खुद गलत होने की चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, आप उसमें आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, फिर आपको कैसे क्या करना है मैं आगे की गाइडेंस आपको दे दूँगा। तो अभी के लिए आपको यही करना है। अगर आप सच में चाहते हो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो दोबारा, तो इससे बढ़िया चांस कुछ और नहीं है, क्योंकि आपको एविडेंस चाहिए। वो सिर्फ RTI, CP ग्राम, तरह तरीके की जो के ग्रीवांस प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू ही आप इकट्ठा कर सकते हो। क्योंकि अब जब ऑनलाइन ग्रीवांस फाइल करते हो ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको जवाब देना ही देना है, वो मैनिपुलेट कर सकते हैं,
और अगर वो मैनिपुलेट करेंगे तो अगर आपको लग रहा है मैनिपुलेट करेंगे तो सामने जो जज बैठा है वो भी समझ जाएगा कि हाँ मैनिपुलेशन है इसमें। तो यहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी और फिर स्टे लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको अभी क्या करना है, आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, आपस में डिस्कशन करना है जितने भी लोग एबल हैं। और मैं केस का बता दूँ आपको, 50 रुपये लगते हैं केस फाइल करने में कैट में, अगर आप इन पर्सन फाइल कर रहे हैं। तो शुरुआत में आप इन पर्सन चले गए, बाद में हम एडवोकेट ले सकते हैं तो लीजिएगा, ठीक है। आप इन पर्सन भी लड़ सकते हैं, आप इन पर्सन लड़िए, ठीक है। अगर 2-4 लोग एक साथ फाइल कर पिटिशन, अगर 4 लोग कोर्ट में खड़े हो जाएंगे तो वो एक वकील से कम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये करना है अभी के लिए, ठीक है। दिस इज़ द ओनली वे यू कैन पुट स्टे ऑन दिस रिक्रूटमेंट। अगर एक बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म हो गया, फिर आप चाहे कितने भी एविडेंस कर लो, वो पूरा रिवर्ट नहीं हो सकता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप उसको पीछे नहीं ले जा सकते। अगर सिलेक्शन होकर पोस्टिंग हो गई तो बहुत मुश्किल है, लोहे के चने हैं उनको नौकरी से हटाना। ये सरकारी नौकरी इसीलिए इतनी स्टेबल मानी जाती है। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होने से पहले अगर स्टे लग जाता है तब चांसेस हैं। एक बार स्टे लग गया फिर आपके पास एविडेंस इकट्ठा करने का टाइम होगा और उसको रोकने का टाइम होगा, करेक्ट। ये इतनी बड़ी पोस्ट है कि कोर्ट इसको इतना ईजली या इतना लाइटली नहीं लेगी, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक जो टेलीग्राम इसमें है वो मैं शेयर कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि टेलीग्राम का लिंक क्या है इसी वीडियो में। ये है आपका टेलीग्राम का लिंक, t.me सॉरी मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या है इसका। आप इस पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और आपस में डिस्कशन करिए। अगर 100 में से 10 लोग भी तैयार हो जाते हैं ना तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। t.me/CSIRRE ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करिए। और प्लीज़ आप लोग अपना एडमिट कार्ड ज़रूर शो करिएगा, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड आप मुझे भेजना चाहते हैं तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। आप इसी ग्रुप पे भेज सकते हैं, मैं अप्रूव कर दूंगा। अगर कोई एडमिट कार्ड नहीं भेजता तो फिर मैं उसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए और साथ में अपना एडमिट कार्ड भी भेजिए। आप बिल्कुल सिक्योर है आपका, मतलब आपका डेटा। इसमें सिर्फ वही लोग ज्वाइन करेंगे जो सच में CSIR के जेन्युइन कैंडिडेट हैं, ओके। तो प्लीज़ प्रोसीड विद दैट। दिस इज़ द ओनली वे वी कैन पुट स्टे ऑन दिस रिक्रूटमेंट। सो लेट्स सी हु इज़ गोना डू दैट। तब तक के लिए गुड बाय। और एक बार आप प्रोसीड करते हैं तो फिर मैं आपकी आगे हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू।